बना लिए हैं? अच्छा, और सब तैयारी सब चल रहा है ठीक ठाक? अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तैयारी का मतलब है कि जितना भी समय है सारे समय का उपयोग कर रहे हैं। अब बहुत तो है कि एकदम झूठ मूठ का रूटीन बनाकर पढ़ता है क्या। अब बहुत सब जूनियर तो रूटीन को बनाता नहीं, लिखता है कॉपी पर, साड़ता है दीवार पर। तो ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। सारा समय है पढ़ने के लिए। कंपटीशन तो दिनों दिन टफ है। ये बातचीत मत करिए, सुनिए, अब हमारी बात को सुनिए। आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक ग्रेनुलो, इंग्लिश में सही लिखा है ग्रेनुलोसाइट, श्वेत रक्त कोशिका नहीं है? ग्रेनुलोसाइट WBC नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मानव रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की कोशिका है, जिनमें सबसे ज्यादा RBC होता है और सबसे कम WBC। मानव रक्त में 3 प्रकार के कोशिकाएं होती है। 3 प्रकार की कोशिकाओं में RBC की संख्या सबसे ज्यादा होती है, WBC की संख्या सबसे कम होती है। अब मानव रक्त में जितने भी WBC हैं वो सारे WBC एक जैसे नहीं होते। मानव रक्त में जितने भी RBC होते हैं, जितने भी प्लेटलेट्स कोशिकाएं होते हैं, सब बिल्कुल एक समान होते हैं। यानी सारे RBC कोशिकाएं एक समान होते हैं, सारे प्लेटलेट्स कोशिकाएं एक समान होते हैं। लेकिन ब्लड में जो WBC हैं वो सारे कोशिकाएं एक जैसे नहीं होते। तो कैसे कैसे होते हैं, उसी से आपका प्रश्न रिलेटेड है। मानव के रक्त में कुछ WBC कोशिका ऐसे होते हैं जिनके कोशिका द्रव में, आप जानते हैं कोशिका के भीतर कोशिका द्रव होता है, सेल के भीतर साइटोप्लाज्म होता है। तो WBC एक कोशिका है और कुछ WBC ब्लड में ऐसे हैं जिनके कोशिका के कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण के समान संरचनाएं हैं, छोटे छोटे कण के समान संरचनाएं हैं। और कुछ WBC ऐसे हैं जिनके, कुछ WBC कोशिकाएं ऐसे हैं जिनके कोशिका द्रव में कोई कण के समान संरचनाएं नहीं है। तो इस तरह आप WBC को दो तरह से बांट सकते हैं, कण युक्त और कण विहीन। ऐसे WBC कोशिकाएं जिनके कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों की समान संरचनाएं हैं वो कण युक्त हो गया, और ऐसे WBC जिनके कोशिका द्रव में कोई कण के समान संरचनाएं नहीं है वो आपका क्या हो गया, कण विहीन। और कण युक्त WBC को ही कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और कण विहीन को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। तो 2 प्रकार के WBC हो गए, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जिनके कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों की समान संरचनाएं हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जिनके कोशिका द्रव में कोई कण के समान संरचनाएं नहीं है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है उनमें भी सभी ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी की प्रकृति एक समान नहीं है। कुछ ऐसे ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और उसे कहा जाता है एसिडोफिल। एसिडोफिल का ही दूसरा नाम है इओसिनोफिल। कुछ ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी ऐसे हैं जो क्षारीय प्रकृति के हैं, उसे कहते हैं बेसोफिल। अब कुछ ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी ऐसे हैं जो उदासीन है, न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है, उसको कहते हैं न्यूट्रोफिल। और इस तरह से एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में हो गए? 3 भाग में। एसिडोफिल जिसको इओसिनोफिल कहते हैं, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, एसिडोफिल या इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब एक ग्रेनुलोसाइट कोशिका भी अपने आकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। तो अगर आप देखिएगा तो टोटल 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी मानव रक्त में है, जिनमें 3 एक ग्रेनुलोसाइट और 2 ग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर हुआ? बात समझ गए? अब सबकी मात्रा भी एक समान नहीं है। मानव के रक्त में सबसे कम कोशिका डब्ल्यूबीसी है, लेकिन वो कितने तरह के हैं? कुल मिलाकर 5 तरह के हैं। यानी मानव रक्त के किस कोशिका में विविधताएं सबसे ज्यादा पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी में पाए जाते 5 तरह का डब्ल्यूबीसी, लेकिन इसकी मात्रा भी समान नहीं होती है। एसिडोफिल की मात्रा 2 से 4%, पूरा डब्ल्यूबीसी का 2 से 4% एसिडोफिल। बेसोफिल की मात्रा 0.5 से 2%। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल 60 से 70%। मोनोसाइट की मात्रा 2 से 8%। लिम्फोसाइट की मात्रा 20 से 26%। तो 5 प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी मानव रक्त में है उसकी प्रतिशत मात्रा भी आप देख लिए। यानी न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी की वो किस्म है जो सबसे ज्यादा है, और बेसोफिल डब्ल्यूबीसी की वो किस्म है जो सबसे कम है। डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म मानव रक्त में सबसे ज्यादा है? न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल। और डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म सबसे कम है? बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा। कहिए दोस्तों, क्लियर हुआ कि नहीं? यानी फिल एक के में, साइट एक के में। समझे कि नहीं समझे? सारा फिल एक है, दोनों साइट एक है। ये हुआ ट्रिक, ना हो गया? वैसे आप लोग मानव है, ग्रेजुएट है, तो ट्रिक की क्या जरूरत? क्या अब तो आंसर निकल रहा होगा। और आप जानते हैं कि सारे डब्ल्यूबीसी कोशिका जो हैं उनके कार्य अलग अलग हैं, अलग अलग कार्य हैं। किसके क्या कार्य हैं, इसके लिए अलग से क्वेश्चन लॉन्च करना पड़ेगा दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म सबसे ज्यादा? न्यूट्रोफिल 60 से 70%। डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म सबसे कम?
बेसोफिल अधिकतम 2% था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है रेडियो समस्थानिक। कृत्रिम रेडियो सक्रियता का इस्तेमाल कर तत्व का समस्थानिक बनाना क्या कहलाता है? रेडियो समस्थानिक कहलाता है। रेडियो एक्टिविटी 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता का इस्तेमाल करके ही बनाए जाते क्या? तो रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 इसका द्रव्यमान संख्या हुआ, यानी आर्सेनिक के आगे जो 74 है ये आर्सेनिक का मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। यानी आर्सेनिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितना? 74। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और ये नंबर इस तत्व के द्रव्यमान संख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर के इस्तेमाल में किया जाता है। किसमें? ट्यूमर। शरीर के किसी भाग में ट्यूमर हो गया है, अगर शरीर के किसी आंतरिक भाग में ट्यूमर हो गया है तो उसकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। किसका? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। फास्फोरस 24 का उपयोग शरीर में रुधिर थक्कों का पता लगाने में किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल ये गलत है। फास्फोरस 24 नहीं बल्कि सोडियम 24। शरीर के किसी हिस्से के अंदर रक्त का थक्का बन गया है तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन के रेडियो समस्थानिक को टिंचर आयोडीन नामक औषधि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों ये गलत है, क्योंकि टिंचर आयोडीन क्या हुआ? आपको लगा कि सही होगा? अच्छा, नहीं गलत है। टिंचर आयोडीन तो सामान्य आयोडीन से बनता है, उसके लिए रेडियो समस्थानिक की कोई जरूरी। आयोडीन के रेडियो समस्थानिक का इस्तेमाल गले के थायराइड ग्रंथि के कार्य प्रणाली में जो खराबी आती है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन के रेडियो समस्थानिक का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न किसी अवरोध का पता लगाने के लिए किया जाता है। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए तो सामान्य आयोडीन में इथाइल अल्कोहल मिला करके बनाया जाता है। टिंचर आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का एक विलयन है। इथाइल अल्कोहल जिसका आईयूपैक नेम इथेनॉल है उसको मिलाकर बनाया जाता है। और टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर। हालांकि वर्तमान समय में डिटॉल, सेवलॉन जैसे एंटीसेप्टिक बाजार में उपलब्ध है, खुशबूदार, इसलिए टिंचर आयोडीन का उपयोग अब बिल्कुल नहीं होता है एंटीसेप्टिक के तौर पर, क्योंकि आयोडीन और अल्कोहल में बिल्कुल विशेष प्रकार की गंध होती है और गंध के कारण अब ये प्रचलन से बिल्कुल क्या है, बाहर है। तो टिंचर आयोडीन बनाने के लिए सामान्य आयोडीन का इस्तेमाल बहुत रहेगा, उसके लिए रेडियो समस्थानिक बनाने का कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। तो यानी कि सारे के सारे कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट, 1 केजी का पत्थर पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिर रहा है। मुक्त रूप से गिर रहा है मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, मतलब यही कि गिर रहा है और कुछ नहीं, गिर रहा है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार, न्यूटन के
तृतीय गति नियम के अनुसार पत्थर पृथ्वी को अपनी ओर किस बल से आकर्षित करेगा? सिंपल सा सवाल है दोस्तों कि पत्थर पृथ्वी की ओर गिर रहा है। पत्थर पृथ्वी की ओर इसलिए गिर रहा है कि पृथ्वी पत्थर पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है, गुरुत्व बल लगा रहा है, तब ना गिर रहा है। तो पृथ्वी किसी वस्तु पर गुरुत्व बल आरोपित करती है और गुरुत्व बल के कारण ही कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल का मान mg के बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं जानते तो समझ लीजिए कि होता है। तो पृथ्वी पत्थर पर गुरुत्व बल लगा रही है, जिसका मान कितना होगा? तो जिसका मान वस्तु के भार के बराबर होता है। वस्तु का भार कितना निकलेगा? 1 kg द्रव्यमान है, जी का मान 10 है, तो वस्तु का भार कितना? 10 न्यूटन। यानी पृथ्वी पत्थर पर कितना बल लगा रहा है? 10 न्यूटन। और अगर पृथ्वी पत्थर पर 10 न्यूटन का गुरुत्व बल लगा रहा है तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार पत्थर भी पृथ्वी पर कितना बल लगाएगा? 10 न्यूटन लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा दोस्तों। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कोई बल लगा, उस बल के विपरीत और समान परिमाण के बल अप्लाई होगा। तो अगर पृथ्वी पत्थर पर 10 न्यूटन का बल लगा रही है तो पत्थर भी पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाएगा। यही है न्यूटन का तृतीय गति नियम। अब आपको थोड़ा यहां पर दिक्कत ये हो सकता है कि पृथ्वी पत्थर पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो पत्थर तो पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, लेकिन पत्थर जो बल लगा रहा है वो उसके लिए पृथ्वी क्यों नहीं गिर रहा है पत्थर की तरफ? अब तो पत्थर पर 10 न्यूटन बल लग रहा है तो पत्थर गिर रहा है। अब पत्थर पृथ्वी पर, इस विशाल पृथ्वी पर 10 न्यूटन बल अप्लाई करके क्या कर लेगा पृथ्वी का? बताइए। 10 न्यूटन बल पृथ्वी पर लगेगा तो टसमस करेगा जी। तो इसीलिए पृथ्वी में कोई परिवर्तन बल लगने से हमें दिखता, पत्थर पर पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है उसका परिवर्तन हमें दिखता है, पृथ्वी पर जो बल लगता है उसका परिवर्तन हमें दिखता नहीं है। क्लियर हो गया बात? समझ गए? आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या होगा? 3 हो गया, चौथा पर आ जाइए। एक पौधा बहुवर्षीय है, यानी कि लंबे साल तक जिंदा रहता है। बहुवर्षीय मतलब समझ रहे ना? हाँ, लगाए दादाजी बेचे पोताजी, ऐसे ही पौधे हैं बहुवर्षीय। जैसे शीशम हो गया, आम हो गया, ये सब बहुवर्षीय पौधे ही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक उम्र किस पौधा का होता है? बिल्कुल सिकोया का होता है। सिकोया का पौधा सबसे अधिक उम्र वाले होते हैं। इनका उम्र 3000 वर्ष से लेकर 4000 वर्ष तक होता है। अमेरिका महाद्वीप में तो ऐसे ऐसे सिकोया का पेड़ है कि जिसको बीच से काटकर नेशनल हाईवे निकाला गया है, सड़क बनाए गए हैं, पटरियां बिछाई गई है। इतना विशाल पेड़ है और कहा जाता है कि अभी तो ये पेड़ जवानी में 2000 साल हुआ है। 4000 साल अधिकतम आयु होती है सिकोया की पेड़ की। यानी कि मानव के 400 से लेकर 500 पुश्तों का हिसाब रखने वाला यह पौधा है सिकोया। तो एक पौधा बहुवर्षीय, और बहुवर्षीय जब कह दिया ना तो आप समझ जाइए वो थैलोफाइटा नहीं हो सकता, वो ब्रायोफाइटा भी नहीं हो सकता, वो टेरिडोफाइटा भी नहीं हो सकता है। ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि थैलोफाइटा जलीय पौधे, इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं। थैलोफाइटा ऐसे पौधे हैं जिनके पौधे में जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होते हैं, जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं, केवल कोशिका में क्लोरोफिल होने के कारण ही इसे पौधे कहा जाता है। तो थैलोफाइटा तो जलीय पौधे हैं, वह कहां से बहुवर्षीय हो पाएगा?
ब्रायोफाइटा भी जलीय पौधे हैं। ब्रायोफाइटा के पौधे में तना और पत्ती होता है, लेकिन जड़ जैसी कोई संरचना नहीं होती। तो ये भी पौधे जल दलदल में रहते हैं। टेरिडोफाइटा पहला ऐसा पौधा है पृथ्वी का जिसमें जड़ तना पत्ती का विकास हुआ है, लेकिन इसका भी पौधा एकदम झाड़ी टाइप का होता है, बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुवर्षीय नहीं होते। तो बहुवर्षीय कह देने से ही क्लियर हो रहा है कि यह पौधा या तो जिम्नोस्पर्म होगा या एंजियोस्पर्म होगा। बहुवर्षीय केवल जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में फूल होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते। क्लियर है, बात समझ गए। और सिकोया जिम्नोस्पर्म का ही पौधा है। सिकोया जिम्नोस्पर्म पौधा है। और जिम्नोस्पर्म को जानते हैं नग्न बीजी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इन पौधों में फूल नहीं होता है। फूल नहीं होने के कारण फल का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इन पौधों में बीज का निर्माण होता है। इन पौधों में बीज का निर्माण होता है, लेकिन बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण नहीं होता। इसलिए बीजों के ऊपर फल का कोई आवरण नहीं होता है, और बीज बिल्कुल फल से बाहर होने के कारण इस जिम्नोस्पर्म प्लांट को क्या कहा जाता है? नग्न बीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप संपन्न होता है। बिल्कुल दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन एक दूसरे के पर्यायवाची है। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, और नए पदार्थों का निर्माण बिना रासायनिक अभिक्रिया के संभव है। अब भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जल का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल के उबलने से कोई नया पदार्थ बनता है नहीं। अब कहिएगा भाप बनता है, भाप भी जल है, H2O। कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोयला जलता है तो कोयला का कार्बन वातावरण के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। और दोनों परिवर्तन में अंतर यही है दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान कोई ना कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ का निर्माण होता नहीं है। दोनों कथन क्या है? सही है। कोई कण 0.15 मीटर त्रिज्या के तृतीय मार्ग, यह वृत्तीय मार्ग होगा। क्या होगा? वृत्तीय मार्ग होगा। कोई कण 0.15 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर प्रति सेकंड 2 चक्कर लगाता है। इस कण का कोणीय वेग का मान क्या होगा? इस कण का कोणीय वेग का मान क्या होगा? अब कोणीय वेग जिसको ओमेगा में हम इंडिकेट करते हैं, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2πn। कोणीय वेग ओमेगा बराबर भी होता है 2π/t, जहां t टाइम पीरियड आवर्त काल है। ओमेगा बराबर 2πn भी है, जहां n बराबर होता है प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या। प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या। ओमेगा बराबर 2π/t है। t मतलब एक चक्कर में लगाए गए, एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो जब एक चक्कर में लगाए गए समय दिया हो तब आप कोणीय वेग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और अगर प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या अगर आपको दिया हुआ है तो कोणीय वेग आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं।
अब प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कितना? 2। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कितना? 2। तो n बराबर 2, तो कोणीय वेग 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। सीधा सवाल दोस्तों, त्रिज्या का कोई काम नहीं है यहां पर। सवाल में कुछ नहीं था, बस इसलिए आपसे नहीं बना कि फार्मूला याद नहीं हुआ। क्या सबसे बना था कि नहीं बना था? और नहीं है बना तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आज के बाद बनेगा ही बनेगा। क्या आगे बढ़ जाते हैं। एस्केरियसिस तथा फाइलेरिया रोग के कारक कृमि, कृमि को वर्म कहते हैं, ये एक जंतु है, बहुकोशिकीय जंतु है। एस्केरियसिस बच्चों में जो कीड़ी वाला बीमारी होता है जी। बच्चे जब 6 से 3 वर्ष की आयु पूरी कर रहे होते हैं, तो तब वो आयु होता है जब वो चलना फिरना शुरू करते हैं। उस अवस्था में वे मिट्टियों से, अब तो हर जगह आर्थिक विकास हो गया है, तो फर्श ही फर्श है, तो मिट्टियों पर ज़्यादा खेलने कूदने से ये एस्केरियसिस नामक रोग होता था। ये एकदम कीड़ी वाला रोग है, जिसमें पेट बच्चों के मचलाते रहते थे, भूख कम लगता था, खाने के बाद उल्टियां जैसी स्थिति बच्चों के साथ हो जाती थी। बड़ा सामान्य सी बीमारी था, क्योंकि रात दवाई दीजिए और सुबह सारा कृमि बाहर। एस्केरियसिस, तो एस्केरियसिस बच्चों में वो कीड़ी वाला बीमारी, आप शायद परिचित भी होंगे इस रोग से, ठीक है। 2002 के दशक से तो काफी ज्यादा प्रभावित था भारत का ग्रामीण इलाका, खासकर एस्केरियसिस से, ठीक है ना। मेडिकल स्टोर पर एकदम स्पेशल कीड़ी का दवाई रहता था, और समाज में तो ये भरम फैला दिया कि जिसको नहीं भी है वो 6 महीने में खाएगा एक बार, ठीक है। अब बहुत लोग खा भी रहा था, नहीं भी था। तो ऐसी स्थितियां थी एस्केरियसिस को लेकर, ऐसी भ्रांतियां फैली हुई थी एस्केरियसिस को लेकर। तो एस्केरियसिस वही बच्चों की कीड़ी वाला बीमारी। अब फाइलेरिया तो आप जानते हैं, इसको हाथी पांव कहते हैं। तो ये दोनों जो रोग है, एस्केरियसिस जो है एस्केरिस के कारण होता है। एस्केरियसिस एस्केरिस के कारण होता है, और फाइलेरिया उचेरिया के कारण होता है। फाइलेरिया किस कृमि के कारण होता है? उचेरिया के कारण होता है, और एस्केरियसिस एस्केरिस के कारण होता है। और दोनों ही दोस्तों आपका गोल कृमि है। क्या है? गोल कृमि। अब गोल कृमि आता है किसमें? एस्के हेलमिंथेज में। गोल कृमि किसके अंतर्गत आता है? एस्के हेलमिंथेज में आता है। प्लेटी हेलमिंथेज के अंतर्गत चपटा कृमि तथा फीता कृमि, चपटा कृमि तथा फीता कृमि। क्लियर हो गया? बात समझ गए? पूरे एनिमल किंगडम में कृमि का कितना फाइलम है? 2। प्लेटी हेलमिंथेज और प्लेटी हेलमिंथेज के अंतर्गत चपटा मतलब प्लेट की आकृति, समझते हैं ना? प्लेट की आकृति, इस तरह की आकृति चपटी आकृति, मतलब थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब फीते का मतलब वही दर्जी वाला फीता, ठीक है ना। लेकिन गोल कृमि किसके अंतर्गत आते हैं? एस्के हेलमिंथेज। और एस्के हेलमिंथेज को गोल कृमि आते, तो गोल कृमि गोल रहता नहीं है, वो बहुत लंबे रहते हैं। लेकिन अंतः कंकाल नहीं होने के कारण ये सीधे नहीं रह पाते, ये क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गोल कृमि कहा जाता है। तो एनिमल किंगडम में कृमियों का 2 फाइलम है, गोल कृमि एस्के हेलमिंथेज में, और चपटा कृमि फीता कृमि प्लेटी हेलमिंथेज में आता है। नेक्स्ट, संक्षिप्त रूप में तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे?
आप जानते ही हैं कि केमिस्ट्री में तत्वों का प्रदर्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रासायनिक संकेत का इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उदाहरण ही लिख देते हैं, जैसे सोडियम के लिए क्या? Na। सिलिकॉन के लिए क्या? Si। सिलिकॉन के लिए क्या? Si। पोटेशियम के लिए क्या? पोटेशियम के लिए। तो आपको यह पता है कि केमिस्ट्री में तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक संकेत का इस्तेमाल किया जाता है, और केमिस्ट्री में यौगिकों को संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जल के लिए H2O। तो तत्व और यौगिकों में तो कई अंतर हैं, और एक अंतर यह भी है कि तत्व का प्रदर्शन रासायनिक संकेतों के जरिए, जबकि यौगिकों का प्रदर्शन रासायनिक सूत्र के जरिए होता है। लेकिन बात रासायनिक संकेत की हो रही है कि आज जो आप सोडियम के लिए Na लिखते हैं, सिलिकॉन के लिए Si, पहली बार इनका उपयोग किसने किया? तो रासायनिक संकेत का पहली बार इस्तेमाल करने का जो साक्ष्य है, साक्ष्य नहीं, रासायनिक संकेत का इस्तेमाल करने का जो सबसे पुराना खोज है, वो यही है कि रासायनिक संकेत का इस्तेमाल सबसे पहले वही हुआ था जहां केमिस्ट्री का विकास हुआ था। और केमिस्ट्री का विकास मिस्र की सभ्यता से माना जाता है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता के लोग कांच का निर्माण करते थे, शराब का निर्माण करते थे, अन्य कई रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते थे। और कांच का निर्माण, शराब का निर्माण, चीनी मिट्टी का निर्माण केमिस्ट्री के ज्ञान के बदौलत संभव नहीं है। और मिस्र की सभ्यता के लोग ऐसे किया करते थे, और वहीं से रासायनिक संकेत देने की परंपरा की शुरुआत हुई। लेकिन मिस्र की सभ्यता को अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा अहंकार था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। इसलिए वे अपने ज्ञान को पर्दाफाश करना नहीं चाहते थे। वे कांच बनाते थे, लेकिन चुपके चुपके, कि कहीं और सीखकर कोई और न बनाने लगे। और मिस्र की सभ्यता का व्यापार भी बहुत ज्यादा, उस समय सबसे ज्यादा उसी सभ्यता का व्यापार चल रहा था। कई प्रमाण तो ऐसे भी मिले हैं कि भारत के सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क था उससे, मिस्र की सभ्यता से, जहां व्यापार हुआ करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिल चुके हैं। खैर, उस पर हम बात नहीं करते। मिस्र की सभ्यता ही सबसे पहले रासायनिक संकेत देने की शुरुआत की थी, ऐसा मानना है। लेकिन वो क्या किया? रासायनिक संकेत का इस्तेमाल करते थे लोगों से छिपाने के लिए। जैसे मिस्र की सभ्यता लोग Na लिख दिया, आप कोई बूझबे नहीं करेगा। सोडियम मिस्रिक सभ्यता लोग बूझ रहा है क्या लिखा है। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में ऐसी किदवंतियां फैली हुई है कि उन्होंने छोटे छोटे अक्षरों से तत्वों को प्रदर्शित करने का तरीका इजाद किया, कि ताकि कोई और लोग समझ ना पाए कि ये क्या है। तो ये तो होगी पुरानी बात। आ जाइए आधुनिक समय में रासायनिक संकेत इस्तेमाल करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे आपका जॉन डाल्टन थे। लेकिन जॉन डाल्टन ने रासायनिक प्रतीकों का इस्तेमाल चित्रात्मक रूप से किया था। कैसे किया था? चित्रात्मक रूप से। जैसे उन्होंने कार्बन का प्रतीक एक गोलाकार और उसको काले रंग से भर दिया, ये हो गया कार्बन का प्रतीक जॉन डाल्टन के अनुसार। तो जॉन डाल्टन ने रासायनिक संकेतों का इस्तेमाल चित्रात्मक रूप से किया था। तो शुरुआत में, यानी कि जॉन डाल्टन के समय, तत्वों की संख्या बहुत कम थी और चित्रात्मक प्रदर्शन मान्य था। लोग आसानी से उस चित्रात्मक संकेतों को याद रख रहे थे, क्योंकि तत्व ही कम थे। लेकिन वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, और सबको अगर चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करे तो क्या यह याद रखना संभव हो पाएगा? इसीलिए जरूरत थी तत्व का संकेत देने की एक आधुनिक विधि का इजाद करने का। और वर्तमान में हम जो संकेत का यूज कर रहे हैं, उस संकेत का कॉन्सेप्ट देने वाला वैज्ञानिक कौन है?
बर्जिलियस। तत्वों के रासायनिक संकेत लिखने की जो आधुनिक परंपरा है, इसका विचार किसने दिया? जे बर्जिलियस ने दिया। और आधुनिक समय में किसी तत्व का संकेत कितने तरह से तय होता है? 3 तरह से तय होता है। पहला, तत्व का अंग्रेजी नाम ही उसका, अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर उसका संकेत हो जाता है। अगर 2 तत्व का अंग्रेजी नाम एक समान है, जैसे सल्फर का भी एस है, सिलिकॉन का भी एस है, तो सल्फर के लिए एस हो गया है, तो सिलिकॉन के लिए 1 अंक और बढ़ा दिया जाता है। कुछ तत्व के प्रतीक उसके डायरेक्ट लैटिन नाम से आगे, जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, तो नेट्रियम का Na। लोहा का लैटिन नाम फेरम होता है, तो फेरम से F ही निकल गया। तो वर्तमान समय में तत्वों के रासायनिक संकेत लिखने की जो आधुनिक परंपरा है, इसका पहली बार विचार या सुझाव किसने दिया? बर्जिलियस ने दिया। क्लियर हो गया? बात समझ गए? वस्तु के गति के निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए, कौन सी अवस्थाएं संभव है? गति की पहली अवस्था जिक्र कर रहा है कि वस्तु का त्वरण नियत हो, परंतु वेग शून्य हो, परंतु वेग शून्य हो, परंतु वेग शून्य हो। क्या यह स्थिति संभव है? हाँ? क्या ये गति की यह अवस्था संभव है कि त्वरण नियत हो और वेग शून्य हो? यह संभव है। एक स्थिति ऐसी है कि यह जब संभव है, यह कौन सी स्थिति आपको बता रहे हैं हम। अब किसी पत्थर या गेंद को आप सीधे ऊपर फेंकिएगा तो उसका वेग क्या होगा? वेग घटते जाएगा। बताइए ना, किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग क्या होता है? घटते जाता है, क्योंकि पृथ्वी उसे गुरुत्व बल के तरफ से खींच रही है। और नीचे आते वक्त वेग बढ़ते जाता है, ऊपर जाते वक्त वेग घटते जाता है। तो जब किसी वस्तु को हम सीधे ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग घटते जाता है, वेग घटते जाता है, वेग घटते जाता है, और उच्चतम बिंदु पर जाकर क्षण भर के लिए वेग 0 होता है। अब क्षण भर के लिए जो वेग 0 हुआ है, उस समय भी जी क्या बना हुआ है? क्वेश्चन बना हुआ। वेग कितना है? 0। लेकिन क्या उसी समय जी गायब हो जाएगा? जी त्वरण ही है ना, जो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के कारण उत्पन्न होती है। तो इस स्थिति में क्या है? यह संभव है। सेकेंड के 1000वें भाग के लिए भी जब इसका वेग 0 होता है, तब भी जी क्या बना रहता है? कांस्टेंट बना रहता है। तो इस स्थिति में यह अवस्था संभव है। दूसरा, वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, क्या यह संभव है? तो बिल्कुल संभव है। और ऐसा संभव है वृत्तीय मार्ग पर गति करते करते। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु के गति की दिशा बदल जाती है। जब वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो गति की दिशा स्पर्श रेखीय होती है, त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और दोनों एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत होता है। ये अवस्थाएं भी संभव है, लेकिन किस मार्ग पर चलते चलते संभव है? वृत्तीय मार्ग पर चलते चलते संभव है। वृत्तीय मार्ग पर इस तरह से दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर? थारोब्रेड घोड़ा का नस्ल है, पता था आपको? थारोब्रेड किसका नस्ल है? घोड़ा का नस्ल है। पता नहीं था? लूसेंट में तो दिया हुआ है, रट लीजिएगा। नस्ल सबसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, और नस्ल का क्वेश्चन पूछ दिया तो कोई नहीं बचाएगा, जो रटा है वही बचल रहेगा।
इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो मौका मिले तो कभी कभी नस्ल रट लिया कीजिए। मूड खराब है तुरंत गाय का नस्ल रट लेंगे, मूड ठीक हुआ उसके बाद भैंस का नस्ल रट लेंगे। एक दिन में एक नस्ल के बारे में पढ़िएगा तब तो परीक्षा तक में तो कई नस्ल बना दीजिएगा नया नया। आइए दोस्तों, हल्ला का ही करते, हल्ला नहीं करिए। 11 नंबर, हल्ला बंद करते हैं। हम बार बार समझाते हैं कि हल्ला करते हैं ना तो मस्तिष्क समझना छोड़ देता है, मस्तिष्क सोच लेता है कि कोई दिक्कत है ये नहीं, इसीलिए तो हंस रहा है बॉडी। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कशेरुक, वर्टिब्रेट और कशेरुक उन्हें कहते हैं जिनमें होता है रीढ़ की, और पूरे एनिमल किंगडम में रीढ़ की हड्डी केवल कोरडाटा फाइलम में होता है। किसमें? मानव भी इसी फाइलम के अंतर्गत शामिल है। एनिमल किंगडम में कई फाइलम है, पोरीफेरा, सिलिंटरेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा वगैरह वगैरह। पूरे एनिमल किंगडम का एकमात्र फाइलम कोरडेटा है जिनके जीवों में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, बाकी किसी में रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, और उन्हें ही कशेरुक कहा जाता है, वर्टिब्रेट कहा जाता है। तो कशेरुक के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण किस कोशिका विभाजन के जरिए होता है? दोस्तों ध्यान दीजिए, स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, ये सभी किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो ये सभी जनन कोशिकाएं हैं। क्या है? जनन कोशिकाएं। लैंगिक जनन में दो प्रकार के जनन कोशिकाएं होते हैं, एक मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। जंतु के मेल गेमिट को क्या कहते हैं? स्पर्म, और जंतु के फीमेल गेमिट को ओवा, जबकि पौधे के मेल गेमिट को पोलन ग्रेन और पौधे के भी फीमेल गेमिट को ओवा ही कहा जाता है। तो ये जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं, ये जनन कोशिकाएं। और जनन कोशिकाओं का निर्माण केवल और केवल मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, केवल और केवल मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। चाहे आप पोलन ग्रेन का निर्माण पूछ लीजिए, स्पर्म का निर्माण पूछ लीजिए, ओवा का निर्माण पूछ लीजिए, इन जनन कोशिकाओं का निर्माण केवल और केवल मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, केवल और केवल मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? और शरीर में ध्यान दीजिएगा, और शरीर में जनन कोशिका के अतिरिक्त अन्य जितने भी कोशिकाएं उसे क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में विभाजन केवल माइटोसिस के द्वारा होता है। मानव शरीर में जनन कोशिका को छोड़कर, जैसे हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, आंखों के रेटिना की कोशिका, इन सब कोशिकाओं को कायिक कोशिका कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सजीवों के शरीर के समस्त कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका केवल मियोसिस के द्वारा, जनन कोशिका केवल मियोसिस के द्वारा, और कायिक कोशिका केवल माइटोसिस के द्वारा, कायिक कोशिका केवल माइटोसिस के द्वारा। 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर है, कोई ऑनलाइन वाले दे दीजिए। ऑनलाइन वाले को बोले हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तत्व हमेशा ठोस होते हैं। गलत। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन यह क्या है? पारा भी तत्व है, लेकिन यह क्या है? द्रव है। तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो। ऑक्सीजन तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, लेकिन वे गैस होते हैं। पारा तत्व है, ब्रोमीन तत्व है, लेकिन वो गैस द्रव होते हैं।
तो अगर तत्व की बात कीजिएगा तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्व में सामान्य ताप पर तत्व ठोस भी होते हैं, तत्व द्रव भी होते हैं, तत्व गैस भी होते हैं। कथन गलत है। यौगिक ठोस या द्रव हो सकते परंतु गैस नहीं, यह भी गलत है दोस्त। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक ही है ना। सामान्य ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था क्या है? गैस है। तो यौगिक की बात करिएगा तो यौगिक गैस भी हो सकता है, यौगिक जल भी हो सकता है, यौगिक ठोस भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक के ये ठोस अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के ये गैस अवस्था में, जल यौगिक के ये द्रव अवस्था में। चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो और चाहे मिश्रण हो, तीनों पदार्थ सामान्य ताप और दाब पर ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। इसीलिए तीसरा कथन आपका यहां पर क्या होने वाला है? सही होने वाला है। पहला और दूसरा क्या है? गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। बिल्कुल दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा ही नहीं जा सकता है। कई बार इस बात का जिक्र हम टेस्ट में किए हैं। तो दोस्तों, दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन होने से और लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी प्रतिबिंब का निर्माण प्रकाश के परावर्तन के घटना से भी हो सकता है और प्रकाश के अपवर्तन की घटना से भी हो सकता है। परावर्तन के घटना को दर्पण अंजाम देता है, अपवर्तन की घटना को लेंस अंजाम देता है। दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिबिंब बन सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिबिंब जो बनते हैं, दो प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। ऐसे प्रतिबिंब जो उल्टे बनते हैं उसे वास्तविक कहते हैं, सीधे बनते हैं उसे काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बना करते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बना करते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतार कर उसे सीधा किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते। पहला कथन बिल्कुल क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल अवलोकन किया जा सकता है, उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है। समतल दर्पण घर में जो ऐनक का इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है या टेढ़ा? तो मतलब वो क्या है? उसको सिर्फ आप देख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब उतार पर्दे पर उतार नहीं सकते। दोनों कथन क्या है? सही है। एरिओलर उत्तक, एरिओलर उत्तक संयोजी उत्तक है। एरिओलर उत्तक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक हमारे भिन्न भिन्न अंग और भिन्न भिन्न उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। और एरिओलर उत्तक एक ऐसा संयोजी उत्तक है जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। आप देखेंगे कि आपका त्वचा मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है कि नहीं? त्वचा मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है और त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का काम जो संयोजी उत्तक करता है वो कौन है? एरिओलर। तो एरिओलर उत्तक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने, रुधिर वाहिनी मतलब रक्त नली, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है। तो ये कौन है? मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका है दोस्तों। और मास्ट कोशिका से, मास्ट कोशिका जो संयोजी उत्तक के एरिओलर उत्तक में, संयोजी उत्तक एरिओलर उत्तक में होता है, इससे हिस्टामिन ही नहीं बल्कि इससे स्रावित होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन इससे स्रावित होता है कौन? हिपेरिन। क्या स्रावित होता है? हिपेरिन।
हिस्टामिन प्रोटीन है, हिस्टामिन क्या है? सीरोटोनिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। हिपेरिन एक प्रकार का क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये तीन प्रकार के पदार्थ को स्रावित करता है संयोजी ऊतक एरियोलर का मास्ट कोशिका, जिसमें हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाने का काम करता है, जबकि सीरोटोनिन ठीक इसका उल्टा काम करता है। सिकुड़ाने का काम कौन करता है? सीरोटोनिन। अगर हिस्टामिन प्रोटीन हमारे रक्त नली यानी कि रुधिर वाहिनी को फैलाने का काम करता है, तो सीरोटोनिन प्रोटीन हमारे रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है, हमारे रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। और हिपेरिन जो है यह शरीर के अंदर रक्त को जमने, हालांकि हेपेरिन का निर्माण और जगह भी होता है, लेकिन एरियोलर के मास्ट कोशिका में भी हेपेरिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, क्लियर हो गया ना? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 3:2 के अनुपात में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम के 24 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 3:2 के अनुपात में संयोग करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन द्रव्यमान 3:2 के रेशियो में है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 ग्राम मैग्नीशियम, 3 ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा? 2 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संयोग करने के लिए द्रव्यमान का अनुपात 3:2 है, तो इसका मतलब है कि 3 ग्राम मैग्नीशियम को रिएक्शन करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 2 ग्राम। तो इसका मतलब है कि अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम रहेगा तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2/3 ग्राम चाहिए। और सवाल में कितना ग्राम कह रहा है कि अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम होगा तो कितना चाहिए? कितना? 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए दोस्तों, 16 ग्राम। क्लियर हो गया? बात समझ गए? नेक्स्ट, प्रकाश किरण पुंज बीम ऑफ लाइट वायु से निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रवेश करने पर विचलन यानी कि पथ परिवर्तन सर्वाधिक होगा? यानी प्रकाश की किरणें वायु से निकलकर किस माध्यम में जाएगा कि उसका पथ परिवर्तन यानी कि विचलन सर्वाधिक होगा? आप तो ये जानते हो कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका पथ में विचलन आ जाता है। तो प्रकाश के पथ में विचलन उस माध्यम में सबसे ज्यादा होगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। प्रकाश के पथ में परिवर्तन या पथ में विचलन उस माध्यम में सबसे ज्यादा होगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, और प्रकाश की चाल उस माध्यम में सबसे कम होगी जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। प्रकाश की चाल उस माध्यम में सबसे कम होगी जिस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी कम होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है प्रकाश की चाल उसमें सबसे ज्यादा होती है। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है?
वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात किए गए माध्यम में हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक है। हीरा से गुजरते हुए प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो पथ में विचलन सर्वाधिक उस माध्यम में होगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। प्रकाश की चाल उस माध्यम में सबसे कम होगी जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। अब आपको माध्यम का अपवर्तनांक याद है कि नहीं है? माध्यम का अपवर्तनांक लाइट वाला चैप्टर में रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे सवालों को बनवाने के लिए अपवर्तनांक याद कर लीजिए। याद करने का मतलब याद कर ही लीजिए, क्योंकि नस्ल याद नहीं रहता है, अपवर्तनांक याद नहीं रहता है तो कभी एकाध नंबर परीक्षा में नहीं बनता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर बोर्ड के रिजल्ट में हजारों लड़कों सिर्फ 0.5 मार्क के लिए छठे होते हैं। बात को समझ रहे ना आप? एक एक चीज जरूरी है। आज तो अपवर्तनांक हम याद करके आए हैं, लेकिन अगला बार से आप याद कर लीजिएगा। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31, 1.33, अल्कोहल का 1.36, सल्फ्यूरिक अम्ल का 1.41। किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी? किस माध्यम में प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा? क्लियर हो गया? अब अपवर्तनांक भी लिख रहा है, लिखिए नहीं, याद कर लीजिए, आज जाकर लुसेंट में है। क्लियर है? होता है कभी कभी जो है ना, छोटे मोटे गलतियां आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। हम तो बाहर हुए हैं इसीलिए हमको पता है, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। छोटा मोटा गलतियां सबको, बहुत आदमी जो है ना राजधानी घूम करके रट रहा है। तो टैलेंटेड लड़का को तो कॉन्सेप्ट चाहिए, वो समझेगा तभी याद करेगा। आज जिसको कॉन्सेप्ट नहीं वो रट करके रेडी है, पूरा राजधानी रट लिया है, 200 का 200। अब टैलेंटेड जल रहा है उससे, और उसको भर का राजधानी रटने से कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। अब पता चला कि परीक्षा में एक ऐसा देश का राजधानी पूछा था कि नहीं बना। अब बाद में पता चला कि 1 के नंबर से मेरिट गिरा है। तो ऐसा कंडीशन ना हो, इसीलिए मौका मिले हर चीज को रट जाइए, सब कुछ जरूरी है कि ना है? आइए 17 नंबर पर, असामान्य प्रोटीन अनुप्रियन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? प्रियन एक नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस की तरह। नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं अकोशिकीय सूक्ष्मजीव। आप जानते हैं ना वायरस नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड 2 अणु से बना होता है। लेकिन प्रियन भी एक नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यह केवल और केवल प्रोटीन के बना होता है, और यह केवल और केवल मस्तिष्क कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। अब मस्तिष्क केवल जंतु को होता है, मतलब पौधे पर या नहीं होते। तो ये जो प्रियन, जो कि एक नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल प्रोटीन का बना है, इसको बनाने में कितना प्रोटीन? सामान्य प्रोटीन जो है मात्र 20 अमीनो एसिड से तैयार होते हैं। सामान्य प्रोटीन के अणु कितने अमीनो अम्ल से तैयार होते हैं? 20। लेकिन प्रियन एक असामान्य प्रोटीन अणु है, ये 254 अमीनो एसिड से तैयार होते हैं। 18 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होगी, सही है? ध्यान दीजिए दोस्तों कि परमाणु के किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी जानकारी बोर ब्यूरी योजना से प्राप्त होती है।
बोर ब्यूरी योजना एक ऐसा योजना है जिससे पता चलता है कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। और इसी योजना के माध्यम से यह पता चलता है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2n² होगी। जहां पहला कक्षा K जिसके लिए n बराबर 1, दूसरा कक्षा L जिसके लिए n बराबर 2, तीसरा कक्षा M जिसके लिए n बराबर 3, चौथा कक्षा N जिसके लिए n बराबर। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताने वाला जो सिद्धांत है वो है बोर ब्यूरी सिद्धांत या योजना। और इस योजना के तहत किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम, न्यूनतम नहीं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना। और अगर तृतीय कक्षा M है तो इसके लिए n बराबर 3, तो 3 3 9 दूनी 18। पहला कथन क्या है, सही है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 ही होगी। बिल्कुल दोस्तों, इसी योजना के तहत यह भी जानकारी मिलती है कि कोई कक्षा अगर बाहरी कक्षा है तो उसके लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। बाहरी कक्षा के लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो जाए, बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। दोनों कथन क्या है, सही है। सीधी सड़क पर गतिशील एक बस के वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकेंड तक स्थिर है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं जो 5 सेकेंड तक स्थिर है। इतने में बस का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। प्रारंभिक वेग जो 10 मीटर पर सेकेंड थे वो 5 सेकेंड में कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड। बस द्वारा 10 मीटर पर सेकेंड, ये लाइन रिपीटेड हो गया, ये रिपीट टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी का मान क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि 5 सेकेंड में तय की गई दूरी का मान क्या होगा। 5 सेकेंड s बराबर ut प्लस हाफ at²। s निकालना है दूरी, u का मान 10 ng, प्रारंभिक वेग कितना, t का मान 5 सेकेंड, a का मान हमें निकालना पड़ेगा, a बराबर v माइनस u बाय v। अंतिम वेग b 20 है, u प्रारंभिक वेग जो 10 है और t का मान कितना है 5, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो a का मान निकल गया 2, t का मान 5, तो 2 2 कट गया, 50 प्लस 25 बराबर 75 मीटर की दूरी तय हुई। सिंपल सा सवाल है। बफरिंग हो रहा है दोस्तों, 1-2 सेकेंड के लिए कभी कभार हो जाता होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब नेटवर्क का तो अपना कंपनी है नहीं, क्या अपना कंपनी रहता तो कोचिंग छोड़ा के किसी को नेटवर्क नहीं देते क्या, नहीं तो क्लास के समय सारा नेटवर्क बंद रखते। 1-2 सेकेंड के 2 सेकेंड के लिए ना। अच्छा, कभी कभार उधर भी नेटवर्क स्लो रहता है तो बफरिंग हो जाता है, तो लड़का लोग को लगता है इधर से नहीं उधर से हुआ है, ये भी एक समस्या है। आइए दोस्तों, वैश्विक संधि जिसे बाउन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो बाउन जर्मनी में इस संबंध का प्रवासी वन्यजीव उनके आवासों को संरक्षित करना। प्रवासी मतलब आप जानते हैं कि पक्षी समतापी जीव है और जब जलवायु बदलता है तो वे अपने एक जगह से स्थान छोड़कर दूसरे जगह पहुंचते हैं। जैसे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है राजस्थान में एक भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, वहां पर साइबेरियन क्रेन आते हैं। साइबेरिया जो रूस का इलाका है,
तो ठंड के समय जो है वे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में पहुंचते हैं। तो केवल साइबेरियन क्रेन ही नहीं बल्कि और भी कई विदेशी प्रजातियों के पक्षी भारत में समय समय पर या भारत की पक्षियां समय समय पर अन्य देशों की यात्रा करते हैं बिना वीजा के। तो उन्हीं पक्षियों को क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षियों का संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, उनके आवासों को सुरक्षित करने वाला ही एक वैश्विक संधि बौन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रोटिस्टा जगत के आने वाले जीव क्या होते हैं? तो प्रोटिस्टा और मोनरा दो ऐसे जगत है जिसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक को और मोनरा में प्रोकैरियोटिक। 5 किंगडम है जंतुओं के। 5 किंगडम में 2 किंगडम ऐसे हैं मोनरा और प्रोटिस्टा जिसमें केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, केवल एक कोशिकीय जीवों को। और मोनरा का एक कोशिकीय जीव हो या प्रोटिस्टा का, दोनों में अंतर है कोशिकाओं को लेकर। मोनरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय है और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय। तो दोनों वर्ग के जो सूक्ष्मजीव है उनमें सभी तरीके से पोषण होता है, सभी तरीके से। यह पोषण की विधि है। हेटेरोट्रोफ का मतलब हुआ पर पोषण, इसका हिंदी पर पोषण। ऑटोट्रोफ का हिंदी हो गया स्वपोषण और कीमो ऑटोट्रोफ का हिंदी हो गया रासायनिक स्वपोषण। तो स्वपोषण परपोषण आप जानते होंगे। एक जीव जब अपने भोजन या पोषण के लिए किसी अन्य सजीवों पर निर्भर नहीं रहता है तब उस पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण। यानी स्वपोषण करने वाले जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य सजीवों पर निर्भर नहीं रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण करने वाले जीव अपने भोजन या पोषण के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर नहीं रहता है। लेकिन स्वपोषण करने वाले जीव अपने भोजन के लिए निर्जीव पर निर्भर रहता है। एक स्वपोषण करने वाले जीव को भी जल की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो स्वपोषण करने वाले जीव अपने भोजन के लिए अथवा पोषण के लिए किसी अन्य सजीवों पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, लेकिन वो निर्जीव पदार्थों पर निर्भर रहता है। पौधा में स्वपोषण होता है। एक पौधा अपने भोजन के लिए पोषण के लिए किसी पर निर्भर है? किसी पर निर्भर नहीं है। उसे सिर्फ जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो भोजन बना लेगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब परपोषण का मतलब हुआ कि एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर है, जिससे मानव में परपोषण होता है। हम लोग अपने भोजन के लिए जंतु या पौधों के उत्पादों पर निर्भर है, यानी दूसरे सजीवों पर डिपेंडेंट है। और एक होता है रासायनिक स्वपोषण। रासायनिक स्वपोषण का मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव है, खासकर बैक्टीरिया, जो हाइड्रोजन सल्फाइड, लौह ऑक्साइड, इन सब का ऑक्सीकरण करने का क्षमता रखते हैं। इन सब यौगिकों का क्या करने का क्षमता रखते हैं? और इसी पदार्थों का ऑक्सीकरण करके वे ऊर्जा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। जब जीव अपना पोषण के लिए कुछ यौगिकों का ऑक्सीकरण करने में समर्थ हो तो पोषण की यह विधि भी स्वपोषण ही न कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि इस पोषण में भी सजीव किसी अन्य सजीव पर तो डिपेंडेंट नहीं है, वह केवल निर्जीव यौगिकों पर डिपेंडेंट है। तो पोषण की ऐसी विधि को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने पोषण के लिए कुछ यौगिकों का ऑक्सीकरण करने में सक्षम है और वे यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ही ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। तो चाहे मोनरा का पूछ दे, चाहे प्रोटिस्टा का पूछ दे, सभी में सभी तरह से पोषण होता है। 22 नंबर,
निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ए नंबर में संयोजन। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अभिकारक केवल कितना उत्पाद बनाए तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया में उत्पादों की संख्या मात्र एक होता है, चाहे अभिकारक कितना भी क्यों ना हो जाए। तो संयोजन है, यहां पर उत्पाद कितना है? दो। दूसरा अपघटन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटक में कोई एक अभिकारक उष्मा के माध्यम से टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? बदल जाता है। जब अभिकारकों की संख्या एक हो और वे उष्मा, विद्युत या अन्य किसी ऊर्जा के सहायता से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाए तो यह अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक कितना? एक। तो अपघटन है। यह रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के परमाणु विस्थापित हो जाए, यानी परमाणु एक अणु से निकलकर दूसरे में, दूसरे का पहले में चले जाए, तो यह अभिक्रिया क्या है? आप देख रहे इसका ऑक्सीजन नाइट्रोजन में गया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इसमें गया है। एटॉम डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? और एटॉम डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वह रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वो रिएक्शन विस्थापन कहलाएगा। अब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 23 नंबर, इंद्रधनुष की उत्पत्ति। इंद्रधनुष की उत्पत्ति तब होती है जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रक्रिया में कौन सी घटना घटित होती है? इंद्रधनुष की उत्पत्ति तब होती है जब वर्षा की बूंद पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रक्रिया में कौन सी घटना घटित होती है? कौन सी घटना घटित होती है? तो कौन सी घटना घटित होती है? तो इंद्रधनुष में क्या होता है? प्रकाश का श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश में टूट जाता है, यही ना होता है। इंद्रधनुष बनने के क्रम में श्वेत प्रकाश सूर्य की प्रकाश 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में टूटता है। अब बताइए कि श्वेत प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में टूटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि इंद्रधनुष बनने की किसी एक घटना का हमें जिक्र करना हो तो हम किसका जिक्र करेंगे? वर्ण विक्षेपण का। क्योंकि वर्ण विक्षेपण का जो डिफिनेशन है उसी पर इंद्रधनुष खरा उतर रहा है। और वर्ण विक्षेपण को पहली बार सर आइजक न्यूटन ने दिखाया था। उन्होंने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा और प्रिज्म से होकर गुजारने पर प्रकाश जो श्वेत था वह 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में टूट गया। इंद्रधनुष बनने में भी यही होता है, लेकिन कैसे होता है? आइए इस प्रोसेस को आप समझ जाइए कि इंद्रधनुष आखिर बनता क्या है। ये बात तो आप जानते हैं कि इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनता है, सूर्य के दिशा के विपरीत बनता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनता है इसकी बात को आप समझिए। तो इंद्रधनुष जो है, तो इंद्रधनुष में भूमिका होती है वर्षा की बूंद की। वर्षा की बूंद। इंद्रधनुष बनने में वर्षा की बूंद में सबसे पहले प्रवेश करता है सूर्य का श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश किया, वर्षा की बूंद में प्रवेश किया तो श्वेत प्रकाश हवा से वर्षा की बूंद यानी जल में प्रवेश कर रहा है और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अपवर्तन। तो इंद्रधनुष बनने के क्रम में सबसे पहले कौन सी घटना? अपवर्तन। प्रकाश वर्षा की बूंद के भीतर जाएगा, अपवर्तन होगा। अब जो प्रकाश का अपवर्तन होगा, अपवर्तित प्रकाश का वर्षा की बूंद के अंदर ही होता है, अंदर ही होता है वर्ण विक्षेपण।
अंदर ही क्या हो जाता है, यानी कि श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में क्या होता है, बट जाता है बूंद के अंदर जाकर। हम 3 दिखाए हैं, टोटल 7 बनता है, आप ये याद रखिएगा। अब वर्षा की बूंद के भीतर जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, यानी प्रकाश 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में जो टूट गया है, अब सारे प्रकाश का वर्षा की बूंद के अंदर ही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरी घटना घटती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अब वर्षा का अब जो प्रकाश जो है वर्षा की बूंद से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलने के समय एक बार फिर वे पानी से कहां आएगा, हवा में आएगा। तो एक बार फिर पानी से हवा में आएगा तो फिर से हो जाएगा क्या, फिर से क्या हो जाएगा, क्या, अपवर्तन। अपवर्तन होकर ये बाहर निकलेगा और बादल पर आकर के ये कितने रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में, जिसको आप क्या कहिएगा, इंद्रधनुष कहिएगा। तो इंद्रधनुष बनने के क्रम में सबसे पहले अपवर्तन, फिर वर्ण विक्षेपण, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर से एक बार अपवर्तन, तब जाकर इंद्रधनुष बना। लेकिन सबका परिणाम एक ही है, श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में क्या हो गया है। तो इंद्रधनुष बनने में किनकी भूमिका है, तो आपके सामने में वो भूमिका। लेकिन अगर केवल एक भूमिका की जिक्र करनी होगी तो हम किसका करेंगे, इंद्रधनुष बनना एक विशुद्ध वर्ण विक्षेपण की घटना है, जहां प्रिज्म की भूमिका अदा करता है वर्षा की बूंद और स्पेक्ट्रम की भूमिका अदा करता है बादल। स्पेक्ट्रम प्रिज्म के पीछे का वो पर्दा है जिसे 7 अलग अलग रंग का प्रकाश प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। तो प्रिज्म की भूमिका अदा कर रहा है वर्षा की बूंद, और प्रिज्म के पीछे के पर्दे की भूमिका अदा कर रहा है बादल, और घटना घटित हो रही है वर्ण विक्षेपण जो इंद्रधनुष है। समझे कि नहीं समझे। चलिए दोस्तों, ज्यादा सोच में काहे पड़ जाते हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि लगता है कि इंद्रधनुष नहीं कुछ है। क्या होगा सर, डी, डी होगा। आज सुबह से लाइन कट रहा, आ रहा है, फिर कट रहा है। नेक्स्ट, उभयचर एम्फीबिया। आप जानते हैं कि एम्फीबिया उन जंतुओं को रखा गया जो जल और स्थल दोनों जगह रहने के योग्य है, जो दोनों जगह रहने के योग्य है। तो जल स्थल दोनों जगह पर रहने के योग्य होते हैं उभयचर एम्फीबिया, जिसके अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5-5 उंगलियां हैं। शक है तो मेढक का गण लीजिएगा, मेढक उभयचर है। आयन ध्यान दीजिए, आयन Z++ किसी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। Z++ पर पहले से 2 धन आवेश उपस्थित है, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, और इन्होंने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने से धन आवेश बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जितना त्याग होगा परमाणु पर धन आवेश की मात्रा उतनी बढ़ती जाएगी। पहले से 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का और त्याग कर दिया, अब इस पर धन आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4। धन आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। और एक उदासीन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। उदासीन मतलब जब परमाणु पर कोई आवेश, एक न्यूट्रल एटॉम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और आवेशित परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं, उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। जैसे पूछ दिया Cl- का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो क्या कहिएगा, -1। क्लोरीन का कितना है, 0, लेकिन Cl- का
निम्नलिखित कथन को चुनिए। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए, सॉरी। चुंबक के दोनों ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का सामर्थ्य सदैव समान होता है। बिल्कुल दोस्तों, एक चुंबक के दोनों ध्रुव का सामर्थ्य क्या होता है? एक चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों का प्राबल्य क्या होगा? समान होगा। भिन्न भिन्न चुंबक के ध्रुवों के सामर्थ्य स्ट्रेंथ में फर्क हो सकता है, लेकिन एक ही चुंबक के ध्रुवों के सामर्थ्य क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब डी सरासर क्या है? कह कि एक चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव है। ये संभव है क्या? ऐसा कोई चुंबक हो सकता है जिसमें केवल नॉर्थ पोल हो? क्या एक ऐसा चुंबक हो सकता है जिसमें केवल साउथ पोल हो? तो एक अलग ध्रुव का अस्तित्व संभव है। एक अलग ध्रुव का अस्तित्व संभव है नहीं है। डी नंबर आपका गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, इसलिए वहां कोई एंजाइम नहीं निकलता। आहार नाल के 3 भागों में ही एंजाइम निकलता है, माउथ में, अमाशय में, छोटी आंत में। आहार नाल के अन्य किसी हिस्से में कोई एंजाइम। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित रखता है। बिल्कुल सही है। और अपच भोजन अस्थायी रूप से बड़ी आंत के किस भाग में? रेक्टम में अस्थायी रूप से संचित होता है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है। ये सरासर गलत है दोस्तों। बड़ी आंत छोटी आंत से बहुत छोटी होती है। अब कहिएगा कि ये क्या लॉजिक है? जीव वैज्ञानिकों को छोटी को बड़ी नाम दिए हैं, बड़ी को छोटी नाम दिए हैं। तो यहां पर दिक्कत यह है कि आप तो ये जानते हैं कि पूरा आहार नाल नली के समान है। मानव का जो आहार नाल है एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें माउथ से लेकर रेप्टम तक के आते हैं, तो वह पूरे नली आकार की संरचना है। और नली आकार की संरचनाओं में जो बड़ी आंत की नली है, बड़ी आंत की नली है, उसका व्यास क्या है? बड़ा है। और छोटी आंत की जो नली है उसका व्यास क्या है? कम है। लंबाई की बात करिएगा तो मानव के आहार नाल की जो लंबाई होती है, मानव की जो आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है। और उसमें अकेले छोटी आंत की जो लंबाई है, उसमें अकेले छोटी आंत की जो लंबाई है वह 6 से 8 मीटर तक का होता है। यानी 8 मीटर एलिमेंट्री कैनाल है तो अकेले छोटी आंत उसमें 6 मीटर का है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। छोटी आंत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। मानव का सबसे बड़ा अंग मानव का त्वचा है, जो बाहरी अंग है, लेकिन अंदर में जितने अंग हैं उन सभी आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा कौन है? छोटी आंत। बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। सही है, बिल्कुल सही है। और बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में, किस भाग में? बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, प्रथम भाग कोलोन और अंतिम भाग रेक्टम। कोलोन में अपच भोजन का खनिज लवण और जल को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे अपच भोजन ठोस हो जाते हैं। फिर अपच ठोस भोजन रेक्टम में आ जाते हैं, फिर समय समय पर शरीर से बाहर निकले। तो इसका ऑप्शन इंग्लिश में बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन में क्या है जी? देखें, वर्ण विक्षेपन का जो इंग्लिश है डिस्पर्सन है, अपवर्तन का रिफ्रैक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट,
नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या होता है? आप तो ये जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर को आप परमाणु रिएक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कराकर क्या उत्पन्न किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। अब फिर इसको बदला जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कराकर नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, फिर उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। लेकिन इस नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है। विखंडन अभिक्रिया अगर नियंत्रित नहीं रहेगी, अनियंत्रित रहेगी, तो उससे इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर ही कार्य करते। और अगर आप विखंडन अभिक्रिया के बारे में जानते हो तो विखंडन अभिक्रिया न्यूट्रॉन के सहायता से करवाए जाते हैं। और विखंडन की अभिक्रिया न्यूट्रॉन के सहायता से करवाते वक्त अगर विखंडन को नियंत्रित रखना है तो न्यूट्रॉन के वेग को कम रखना पड़ता है। और न्यूट्रॉन के वेग कम करने का काम ही कौन करता है? मॉडरेटर। इसको हिंदी में मंदक कहते। क्या कहते हैं? मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारी जल जो है सबसे श्रेष्ठ मंदक होते हैं, ग्रेफाइट से अच्छा। कहीं कहीं पर यहां पर न्यूट्रॉन का लोड दे दिया, कहीं कहीं पर न्यूट्रॉन का वेग दे देगा, आप ध्यान रखिएगा। 350 वाट का पावर रेटिंग वाला एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 10 घंटे तक चालू रहता है। 30 दिन तक उसे चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना होगा? विद्युत ऊर्जा की दर 2.4 रुपया प्रति यूनिट। तो कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा, इसके लिए कितना यूनिट खर्च हुआ यह निकालना पड़ेगा। और यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा। तो आप किलोवाट घंटा निकाल दीजिए सीधा सीधा। घंटा तो आपको मालूम है जी, किलोवाट घंटा निकालना पड़ेगा। घंटा दिया 10 घंटा, टोटल कितना दिन चला? तो ये तो क्लियर है, कुल कितना घंटा यूज हुआ? 300 घंटा। रेफ्रिजरेटर कुल कितना घंटा यूज हुआ? 300 घंटा यूज हुआ। तो घंटा तो निकल गया, अब आपको क्या निकालना है? किलोवाट। आपको क्या दिया हुआ है? वाट। और आप जानते हैं कि वाट में 1000 से भागा कर देने पर क्या हो जाएगा? किलोवाट। घंटा टोटल कितना है? 300 300 300 300 300 5 या 15 105 यूनिट। अब एक यूनिट का दाम 2.4 है, गुना करिए कितना रहा है? 252 रुपया खर्च होगा। सिंपल सवाल। समझे कि न सवाल को? आगे के एग्जाम में सवाल से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, उबिए नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य बनाए हैं ना वो बहुत भारी है। उब जाइएगा, डूब जाइएगा। नहीं होता है कभी कभी किसी को लगता है कि नहीं कुछ हुआ ना तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत को लगता है कि नहीं बड़ी आसान है, हल्का फल्का पढ़ेंगे, मस्ती भी करेंगे, नौकरी हो जाएगा।
उस तरह से आजकल सिर्फ ऑपरेटर का नौकरी हुआ करते हैं, है कि नहीं? पूरा कष्ट झेलने के लिए तैयार रहिए, तैयारी आसान नहीं है। जैव मंडल के अंतर्गत क्या शामिल है? सभी। दो क्वेश्चन पूछे, पर्यावरण के अंतर्गत क्या शामिल है? इनमें से सभी। जैव मंडल में क्या शामिल है? इनमें से सभी। ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि इनसे कुछ बाहर ही नहीं है। अब पर्यावरण में क्या शामिल है? तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है, कुछ पर्यावरण से बाहर है ही नहीं। तो अगर कुछ पर्यावरण से बाहर है ही नहीं तो फिर शामिल क्या क्या है? तो इनमें से सभी होगा, कुछ बाहर नहीं है। गलत से गलत चीज पर्यावरण का हिस्सा है, अच्छा से अच्छा चीज पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण इतना विशाल, इतना व्यापक है कि पूरा ब्रह्मांड को ही समा दीजिएगा तो भी पर्यावरण ही कहलाएगा। मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा बुद्धि, इच्छा शक्ति और चतुराई का केंद्र है? तो फ्रंटल लोब। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम होता है। सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? सेरेब्रम। और पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा कौन घेरे रहता है? और ये कई छोटे छोटे लोब में बटे होते हैं, जिनमें फ्रंटल लोब का काम है बुद्धि, इच्छा शक्ति और चतुराई का केंद्र। नेक्स्ट, 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का आयतन 360 मिलीलीटर है। दाब को स्थिर रखकर, यानी दाब को क्या रखकर? स्थिर रखकर, दाब को कांस्टेंट रखकर ताप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। किस ताप पर, यानी कि ताप का जिक्र हो रहा है? गैस का आयतन अपने प्रारंभिक ताप का दुगुना हो जाएगा। यानी प्रश्न इस कंडीशन में है कि दाब कांस्टेंट है और संबंध ताप और गैस के आयतन के बीच पूछा जा रहा है। तो जब गैस का दाब कांस्टेंट हो और संबंध गैस के आयतन और ताप के बीच खोजना हो तो याद कर लीजिए किसको? चार्ल्स का। चार्ल्स का क्या नियम है वो घर पर आप किताब में पढ़िएगा, लेकिन जो भी नियम है उसका फाइनल कंक्लूजन यही आता है, V1/T1 बराबर V2/T2। इसी पर सवाल बनेगा। यानी कि दोस्तों सबसे पहले T1 कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। और T1 पर V1 को आप क्या मान लीजिए? X। आपको T2 निकालने के लिए कह रहा है, जबकि V2 की जानकारी देगा कि ये पहले का क्या हो रहा है? दुगुना हो रहा है। अब चार्ल्स के नियम में हमेशा केल्विन स्केल का यूज होता है, इसीलिए डिग्री सेल्सियस को क्या बनाना है? दोस्तों T1 15 डिग्री सेल्सियस है और V1 क्या मान लिए? X। तो पूछ रहा है कि किस ताप पर, यानी ताप पूछ रहा, आयतन पहले का दुगुना हो जाएगा। आयतन पहले x मानिए तो दुगुना होगा तो 2x। अब सिर्फ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दीजिए तो V1 आपका क्या है? V1 आपका कितना है जी? T1 है 15 + 273। अब V2 कितना माने है? T2 निकालना है तो ये हो गया 5 3 8 7 1 8 गुना 2 बराबर T2। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, तो 576 केल्विन। T2 बराबर कितना केल्विन हो गया? 576 केल्विन ताप पर गैस का आयतन पहले का दुगुना हो जाएगा। 576 केल्विन में 273 घटा दीजिए। 576 केल्विन में 273 घटा दीजिए तो ये 303 डिग्री सेल्सियस होगा। 303 ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन मिस्टेक है, 303 होगा। क्या? तीन 303 नहीं आ रहा है?
ऑप्शन में नहीं है, बोल तो रहे हैं। ऑप्शन कोई बना लीजिए, ये भी में एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, तो भिन्न समुदाय के बीच के संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? संक्रांति क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र भी कई कहते हैं। अंग्रेजी में ट्रांजिशन एरिया कहा जाता है। तो दो भिन्न समुदाय के संक्रांति क्षेत्र को, संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन। मतलब दोस्तों कि जैसे कि यह पर्वत है, यह क्या है? तो पर्वत पर एक समुदाय निवास करते हैं, और यहीं से शुरू हो गया क्या? झील। क्या शुरू हो गया? तो झील में अपना एक समुदाय होगा, जो समुदाय कई जातियों को मिलाकर क्या बनते हैं? समुदाय। ठीक है ना? एक खास आवास में भिन्न भिन्न प्रकार के जाति के जीव रहते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो मान लीजिए पर्वत यहां है, यहीं से शुरू हुआ है क्या? झील। और झील में अपना एक समुदाय होगा। तो ये पर्वत है, यहां से झील का इलाका चालू है, तो इतने दूर का क्षेत्र जो है ना, ये कैसा होता है? संक्रमण क्षेत्र होता है। यानी पर्वत वाले जीवों को लगता है कि इलाका तो मेरा, यहां पर पानी हम पीने आते हैं। और झील वाला समुदाय कहता है कि इलाका तो हमारा है, पानी मेरा है। ये सब कहे आ रहा है। यानी इतना क्षेत्र पर पर्वत वाला का भी दावा है कि भाई इलाका हमारा है, आएगा तो खाएगा, मार खाएगा। और झील वाला समुदाय का कह रहा है कि यहां तो पानी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा इलाका है। तो ये टेंशन वाले जोन हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इकोटोन। इको का मतलब पारिस्थितिक, टोन का मतलब टेंशन, टेंशन देने वाला क्षेत्र। पिछले टेस्ट में इसका हम जिक्र किए थे कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई तरंग, चाहे प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, कोई भी तरंग हो, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान बनी रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग क्या हो जाता है? बदल जाता है। तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है? बदल जाता है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसको क्या कहा जाता है? लूनर कास्टिक कहा जाता है। और लूनर कास्टिक का ही उपयोग किया जाता है मतदान की स्याही में, मतदान की स्याही बनाने में, लूनर कास्टिक। 20 ओम का कोई 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। स्त्री का मतलब आयरन। तो 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा का परिणाम, उत्पन्न उष्मा का परिणाम H बराबर I स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर टी बाय आर या VIT। विद्युत ऊर्जा के कारण उत्पन्न उष्मा की माप 3 फार्मूलाओं से आप कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा के कारण उत्पन्न उष्माओं का माप आप 3 फार्मूला से कर सकते हैं। I स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर टी बाय आर और VIT। जहां भी विभवांतर है, I विद्युत धारा है, T समय है, V विभवांतर है, T समय है, R प्रतिरोध है। तो फिलहाल प्रश्न में आपको R का मान दिया हुआ है 20 ओम, विद्युत धारा I का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर और समय दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो हम इस फार्मूला का यूज कर लेते हैं। I स्क्वायर आर टी, I का मान 5 एम्पियर है, R का मान 20 है और समय का मान 30 है। ये 1.5 गुना 10 के पावर 4 जूल आएगा। गुना कर लीजिए। नेक्स्ट, पक्षी और स्तनधारी जीव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार के दोनों समतापी होते हैं। बिल्कुल, समतापी के लिए कभी कभी नियत तापी या अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं, वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो सही है। इनके 4 कक्षीय हृदय होते हैं। सही है। श्वसन हेतु फेफड़ा,
बिल्कुल, पक्षी और मेमेलिया जिसको हिंदी में स्तनधारी कहते हैं, दोनों का ये तीनों विशेषताएं सही है। निम्न में कौन उभयचर नहीं है? समुद्री गोरा। समुद्री गोरा मछली वर्ग का जीव है। इस मछली का शरीर घोड़ा के मुंह के आकृति की तरह होता है, इसीलिए इसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। यह समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण से। हाँ, ध्वनि प्रदूषण से है। नेशनल हाईवे के आसपास नेशनल हाईवे पर चलने वाले गाड़ियों का आवाज रिहायशी इलाकों तक ना पहुंच पाए, इसलिए नेशनल हाईवे के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिनमें ये विशेषता रहती है कि वे पेड़ बहुत घने हो और ध्वनि को रिहायशी इलाके में जाने से रोके, उसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। अपघटक हमेशा सूक्ष्म जीव होता है। कौन होता है? और इसमें कौन है? जीवाणु कवक। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है? तो इथेन आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंधन ही होते हैं। अब इथेन का सहसंयोजी बंधन कितने, इसको जानने के लिए इसके संरचना सूत्र पर आपको जाना पड़ेगा। अब जानते हैं कार्बनिक यौगिक को दो तरह से प्रदर्शित करते हैं, एक संरचना सूत्र के द्वारा। तो इथेन का संरचना सूत्र जो है दोस्तों, इथेन का जो संरचना सूत्र है वो आपका इस तरह से होता है। तो इसमें 3 3 6 1 7 संयोजी बंधन बन रहे हैं। और इथेन के अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होता है। क्या होता है? समतल त्रिकोणीय। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखे, लेकिन वास्तविक आकृति अणु की ऐसे ही होती है, समतल त्रिकोणीय। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके अंडे के पीसे हुए कवच यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इससे अभिक्रिया किया है कोई पदार्थ, जो चूने के जल को दूधिया किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने के जल को दूधिया कौन गैस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो यानी कह रहा है कि कोई पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो यह पदार्थ बिल्कुल ही आपका क्या होगा? अम्लीय होगा। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि अम्ल का ही ये एक रासायनिक गुण है कि जब वे किसी धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो कौन गैस बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जो चूने के जल को क्या करते हैं? और ऑप्शन में एक ही अम्ल है, कौन? कैल्शियम कार्बोनेट का HCl से अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एक लड़का गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है? तो सवाल तो डायरेक्ट है, क्षैतिज दूरी ऊर्ध्वाधर का दुगुना होता है। आंसर तो डायरेक्ट निकल गया, कितना? 100 मीटर। लेकिन समझ लीजिए कि सीधे ऊपर फेंका गया है, तो सीधे ऊपर फेंका गया तो कितना ऊंचाई तक गया है? अंतिम पर जाकर उसका वेग क्या हो जाएगा? और ऊपर जाने का वाले के लिए, वस्तु के लिए त्वरण हो जाएगा -g। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब इससे एक रिलेशन निकालिए, v² बराबर u² -2gh माइनस, इसीलिए कि हमारा g क्या है? तो v का मान तो 0 है, u² -2g, h का मान कितना है? तो u² का मान कितना हो गया? u² का मान कितना हो गया? 100g हो गया। कोई दिक्कत?
तो इससे एक रिलेशन प्राप्त हुआ कि प्रारंभिक वेग का वर्ग 100 g के बराबर है। अब इसको क्षैतिज दूरी कितनी फेंक सकता अधिकतम, तो अधिकतम क्षैतिज दूरी फेंकने के लिए उसे 45 डिग्री के कोण से फेंकना होगा। किस कोण से फेंकना होगा? 45 डिग्री के कोण से फेंकना होगा, तबे वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता। यह हो गया आपका क्या? क्षैतिज दूरी, जिसको हम किस में सूचित करते हैं? आर में। और क्षैतिज दूरी आर बराबर होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के परिभाषा में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर का मान आप पहले से निकाल चुके हैं, कितना? 100 जी निकाल चुके हैं। थीटा का मान 45, तो 2 थीटा 90, और साइन 90 का मान 1, जी कट गया। आर बराबर कितना? 100 मीटर। तो आप याद रखिएगा कि ऊर्ध्वाधर अधिकतम क्षैतिज दूरी का आधा होता है, यानी क्षैतिज दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी का हमेशा दुगुना होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा का मापन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, और मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। मेगा का मतलब 10 के पावर 6 होता है सही मात्रक में। फ्यूज तार की रेटिंग एम्पियर में होती है। किस में होती है? 1 एम्पियर की चाहिए कि आधे एम्पियर की चाहिए? फ्यूज तार की रेटिंग एम्पियर में। 1/3 ओम मान के 3 प्रतिरोधों का उपयोग करते हुए अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा? अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमें उसे जोड़ना पड़ेगा किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, 3 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, तो 3/3 यानी कितना? 1 ओम। कांच को काला रंग प्रदान करता है क्रोमियम ऑक्साइड, और कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग। एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना होगा? तो एनटीपी या एसटीपी पर कोई भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। लेकिन यहां पूछ रहा है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना होगा? तो 14 ग्राम को आप पहले किस में बदल लीजिए? मोल में। मोल की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक, और आणविक द्रव्यमान N2, नाइट्रोजन गैस दे दिया है तो N2 लेंगे, तो N2 का आणविक भार कितना? 8 है, तो कितना मोल हो गया? हाफ मोल। 1 मोल 22.4, तो हाफ मोल 11.2। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब, धनात्मक आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब सीधा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। वस्तु की दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, आपको बताए हुए हैं। ठीक है, दर्पण की बताइए, ये है दोस्तों अवतल दर्पण में इधर की दूरी प्लस इधर की दूरी, अब वस्तु हमेशा इधर ही रहता है, इसीलिए वस्तु की दूरी क्या? ऋणात्मक।
तो प्रतिबिंब का स्थान दर्पण से कितना दूर पर होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v का मान आपको निकालना है, u बराबर -10, तो प्लस माइनस माइनस, f का मान -20, तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/20, अब प्लस ये इस साइड आ जाएगा तो 10, तो बराबर हो गया 20, यानी 1/20, तो 1/v बराबर 1/20, यानी v बराबर 20 सेंटीमीटर। v बराबर 20 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, कविता सैनी, आरती कुमारी, पंचम कुमार, साक्षी आनंद, ठीक हो गया चलिए निकलो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। मणिकांत कुमार 36 36 36 36 36। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास।